गुफा के अंदर गरीब बहू का खेत और घर। राजस्थान के छोटे से गांव सूरजपुर में दोपहर की तेज धूप पड़ रही होती है। चारों तरफ सूखी जमीन और गर्म हवाएं चल रही होती हैं। गांव के पास बनी बड़ी डैम दूर से चमक रही होती है। गांव में छोटे छोटे कच्चे घर बने होते हैं और औरतें सिर पर घड़े रखकर दूर से पानी भरकर ला रही होती हैं। कमला देवी की पांचों बहुएं घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे खड़ी बातें कर रही होती हैं। अरे सुना तुम लोगों ने, पास वाली डैम टूटने वाली है। क्या? नहीं काकी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी औरतें भी घूंघट संभालते हुए पास आ जाती हैं। सभी के चेहरों पर चिंता दिखाई दे रही होती है। शहर से बड़े बड़े लोग आए हैं देखने, जरूर कोई बड़ी बात है। मुझे तो डैम बिल्कुल ठीक लग रही है। अरे ये सब गरीबों को डराने की चाल है, हमारी जमीन छीनना चाहते हैं। हाँ काकी, पहले भी तो बोले थे यहाँ हॉस्पिटल बनेगा, आज तक तो कुछ नहीं बना। तपती धूप के बीच बच्चे मिट्टी में खेल रहे होते हैं। अगर सच में खतरा होता तो सरकार वाले हमें रहने की जगह भी देते, लेकिन गांव में सब लोग यही बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ डैम के पास कुछ इंजीनियर और सरकारी अधिकारी खड़े नक्शे देख रहे होते हैं। उनके पास बड़ी बड़ी मशीनें और गाड़ियां खड़ी होती हैं। यहाँ पुल बन जाएगा तो 2 गांव आसानी से जुड़ जाएंगे। जी सर, तेल के ट्रक भी आराम से निकल पाएंगे। लेकिन काम शुरू करने से पहले गांव वालों को सूचना दे देना। अगले दिन सुबह गांव की गलियों में घंटी की आवाज गूंजने लगती है। एक दुबला पतला लड़का साइकिल पर माइक बांधकर पूरे गांव में घूम रहा होता है। सुनो सुनो सुनो, सभी लोग अपने घर खाली कर दो। सरकार का आदेश आ चुका है, 3-4 दिन में डैम तोड़ने का काम शुरू होगा। ये सुनते ही सभी गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। औरतें घबराकर एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। देखो तो सही, डैम तो बिल्कुल सही खड़ी है। मुझे तो लगता है कि ये सब अफवाह है। कमला देवी की पांचों बहुएं भी घर के बाहर खड़ी होकर बातें करने लगती हैं। पीछे बच्चे उत्सुकता से सब सुन रहे होते हैं। मुझे नहीं लगता सरकार सच बोल रही है। गरीब आदमी को डराना सबसे आसान काम होता है। हो सकता है ये लोग हमारी जमीन लेना चाहते हो। दूर खड़ी डैम के ऊपर सूरज की तेज रोशनी पड़ रही होती है। गांव वालों को अभी भी यकीन नहीं होता कि आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। 2 दिन बाद शाम को गर्म हवाएं चल रही होती हैं। गांव की गलियों में अफरा तफरी मची होती है। कई लोग अपने घरों में बिस्तर, बर्तन और कपड़ों की पोटलियां निकालकर बैलगाड़ियों और छोटी गाड़ियों में रख रहे होते हैं। दूसरे गांव के लोग भी जल्दी जल्दी सामान लेकर वहां से जा रहे होते हैं। कमला देवी का परिवार और कुछ गांव वाले अभी भी अपने घरों के बाहर खड़े होते हैं। अरे तुम लोग अभी तक यहीं खड़े हो, घर खाली क्यों नहीं कर रहे? काका, हमें नहीं लगता कुछ होने वाला है। हाँ अंकल, ये डैम ऐसे कैसे टूट जाएगी? बाकी गांव की औरतें भी उनकी बात में हाँ में हाँ मिलाने लगती हैं। हम क्यों जाए भला, इसके अलावा हमारा और कौन सा सहारा है? 15-20 सालों से यहीं रह रहे हैं, अब अचानक कहाँ जाए? डर डर के ठोकरे खाने से अच्छा तो यही है, यही रह ले। सड़क पर एक के बाद एक गाड़ियां गांव छोड़कर जा रही होती हैं। हर कोई गांव वालों को समझाने की कोशिश कर रहा होता है। अरे भाई, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, जल्दी निकलो। तुम लोगों के पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, रिश्तेदारों के यहाँ चले जाओगे, हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? गरीबों के सिर से छत छीन रहे हैं, इन्हें बहुत पाप लगेगा। धीरे धीरे गांव लगभग खाली होने लगता है, लेकिन कुछ परिवार अभी भी अपने घरों में बैठे होते हैं। कमला देवी का परिवार भी अपने छोटे कच्चे घर में बैठा गर्मी से परेशान हो रहा होता है। बच्चे पसीने से भीगे हुए होते हैं। माँ, बहुत गर्मी लग रही है। बस बेटा, थोड़ी देर में रात हो जाएगी। तभी अचानक बहुत जोरदार धमाके की आवाज गूंजती है। पूरा जमीन कांपने लगती है। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। धड़ाम! गांव के सभी लोग घबराकर अपने अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। अरे ये कैसी आवाज थी? सब लोग घबराकर डैम की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन वहां अब डैम दिखाई नहीं दे रही होती। उसकी जगह दूर से पानी की एक विशाल लहर तेजी से गांव की तरफ बढ़ती हुई दिख रही होती है। हे भगवान, डैम टूट गई! चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। लोग भागते हुए वापस घरों में घुसने लगते हैं। जल्दी सामान उठाओ, पानी बहुत तेजी से आ रहा है। अगर 1 सेकंड भी लेट हो गए तो सब मर जाएंगे। सभी लोग जल्दी जल्दी घर से जरूरी सामान उठाने लगते हैं। पांचों बहुएं अपने हाथों में छोटी छोटी पोटलियां पकड़ लेती हैं। कमला देवी जल्दी से खाना ले लेती हैं। बच्चों को संभालो जल्दी।
तीनों बच्चे अपने पिताओं की गोद में होते हैं। सभी लोग जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागने लगते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। पीछे से पानी की डरावनी आवाज लगातार बढ़ती जा रही होती है। पापा जल्दी भागो। बेटा कसकर पकड़ो। पूरा गांव पानी में डूबने लगता है। कई कच्चे घर पल भर में बह जाते हैं। कुछ लोग तेज बहाव में फंस जाते हैं। अरे भाई बचाओ, अरे कोई मेरी मदद करो। मेरा बच्चा, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। चारों तरफ सिर्फ चीखे, बहता पानी और तबाही दिखाई दे रही होती है। कमला देवी का परिवार बिना पीछे देखे लगातार भागता जा रहा होता है। उन्हें बस अपनी जान बचानी होती है। पीछे से पानी की डरावनी आवाज अभी भी सुनाई दे रही होती है। भागते भागते सभी लोग गांव से बहुत दूर एक घने जंगल जैसी जगह पर पहुंच जाते हैं। शाम का अंधेरा धीरे धीरे फैलने लगता है। चारों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां और ऊंचे पेड़ दिखाई दे रहे होते हैं। सभी लोग थक कर जोर जोर से सांस ले रहे होते हैं। बच्चों को अब खतरे का एहसास कम होने लगता है और वो इधर उधर खेलने की कोशिश करने लगते हैं। अरे पिंकी दूर मत जाओ बेटा। चिंटू इधर आओ, जंगल है ये, कहीं भी मत भागो। लेकिन बच्चे झाड़ियों के बीच भागते भागते अचानक एक बड़ी गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा का मुंह अंधेरे से भरा होता है। मम्मी देखो ये गुफा कितनी अच्छी है। बच्चों की आवाज सुनते ही पांचों बहुएं घबरा जाती हैं। बच्चे दिखाई भी नहीं दे रहे। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? सभी लोग जल्दी जल्दी अपने पुराने फोन की छोटी टॉर्च जलाकर इधर उधर देखने लगते हैं। गुफा के अंदर गहरा अंधेरा होता है। कहीं अंदर कोई जंगली जानवर तो नहीं है? तभी गुफा के अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आने लगती है। मम्मी हमें बचा लो प्लीज। यहाँ किसी जानवर जैसी आवाज आ रही है, आप सही कह रही थी। तीनों बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। बाहर खड़े सभी लोग घबराकर अलग अलग दिशाओं में टॉर्च चमकाते हुए उन्हें ढूंढने लगते हैं। अंधेरे की वजह से वो बार बार रास्ता भटक जाते हैं। अरे बच्चों आवाज दो, हम आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद आखिरकार टॉर्च की हल्की रोशनी में बच्चों की परछाई दिखाई देती है। सभी लोग जल्दी जल्दी गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। गुफा के अंदर आते ही बाहर की गर्म हवाओं से थोड़ी राहत महसूस होती है। अंदर ठंडी हवा चल रही होती है। हम लोग यहाँ ऐसे ही नहीं बैठ सकते, क्या पता कोई जंगली जानवर हो। राघव जमीन से एक लंबी लकड़ी उठा लेता है। तभी शिवानी अपनी साड़ी का छोटा सा पल्लू फाड़ देती है। इसे लकड़ी पर बांध दो, मशाल बन जाएगी। प्रियंका दो बड़े पत्थर उठाकर उन्हें आपस में रगड़ने लगती है। अब किसी के पास लाइटर या माचिस तो है नहीं। पुराने जमाने की तरह कोशिश करते हैं। वो लगातार पत्थर घिसती रहती है। कुछ देर बाद छोटी सी चिंगारी निकलती है और कपड़े में आग लग जाती है। अचानक मशाल जल उठती है। हल्की रोशनी पूरी गुफा में फैल जाती है। सभी लोगों के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखाई देने लगती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। पांचों बेटे हाथों में मशाल लेकर गुफा के अंदर और गहराई में जाकर देखने लगते हैं। सब ध्यान से चलना। कुछ देर बाद वो वापस लौट आते हैं। अंदर कोई जंगली जानवर नहीं है, अब हम यहाँ सुरक्षित हैं। बच्चे डर के मारे अपनी माओ से चिपक जाते हैं। मम्मी हमें बहुत डर लग रहा था, लगा कोई जानवर हमें खा जाएगा। पता नहीं कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं। मम्मी बहुत भूख लगी है। सभी लोग परेशान और थके हुए दिखाई दे रहे होते हैं। तभी कमला देवी अपने हाथ में पकड़ा छोटा बिस्किट का पैकेट निकालती हैं। बच्चों ये खा लो, जल्दी जल्दी में यही सिर्फ हाथ लगा। बच्चों के हाथ में बिस्किट देते हुए उनकी आंखें भर आती हैं। इतना भी समय नहीं मिला कि कुछ कीमती सामान उठा लेते। हमारे भोलेपन के कारण देखो आज क्या हो गया। मम्मी जी हमें लोगों की बातों पर विश्वास करना चाहिए था। हमने अपनी अपनी चलाई और आज देखो किस हालत में है। कभी कभी इंसान को दूसरी की बात भी सुन लेनी चाहिए। सभी लोग चुपचाप सिर झुकाकर बैठ जाते हैं। गुफा में सिर्फ मशाल की रोशनी दिखाई दे रही होती है। अब जो बीत गया सो बीत गया, अब हम उसे बदल नहीं सकते। तभी पांचों बैठे उठ खड़े होते हैं। तुम लोग यहीं बैठो, हम बाहर जाकर कुछ खाने का इंतजाम देखते हैं। पांचों बेटे हाथों में जलती हुई मशाल लेकर गुफा से बाहर निकल जाते हैं। बाहर जंगल में घना अंधेरा फैल चुका होता है और दूर दूर से डरावनी आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। रात का अंधेरा गुफा के अंदर फैला हुआ होता है। मशाल की हल्की रोशनी में सभी लोग थके हुए बैठे होते हैं। तभी कमला देवी की नजर उन 5 पोटलियों पर पड़ती है जिन्हें पांचों बहुएं भागते समय अपने साथ ले आई होती हैं। अरे तुम लोगों ने कोई कीमती सामान तो उठाया नहीं और ये 5 पोटलियां ऐसे पकड़ रखी थी जैसे इसमें सोना भरा हो। क्या है इसमें? पांचों बहुएं एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं। नेहा धीरे से अपनी पोटली खोलती है। मम्मी जी इसमें खेती के बीज है। बीज? सभी लोग हैरानी से बहुओं की तरफ देखने लगते हैं। कुछ महीने पहले गांव में सूखा पड़ा हुआ होता है। पांचों बेटे दूसरे गांव में मजदूरी कर रहे होते हैं। वहीं एक खेत में सब्जियों और फूलों की पूरी खेती खराब हो जाती है। टमाटर, बैंगन और फल सड़ चुके होते हैं। उनमें कीड़े लग गए होते हैं। इस बार तो सब बर्बाद हो गया,
अब नए बीज खरीदने के भी पैसे नहीं बचे हैं। पांचों बहुएं अपने छोटे से खेत के पास बैठी चिंतित होती हैं। उनके पास भी नए बीज खरीदने के पैसे नहीं होते। अगर इस बार खेती नहीं हुई ना तो खाना भी मुश्किल हो जाएगा। बहुत मेहनत के बाद किसी तरह उन्होंने थोड़ी खेती शुरू की होती है। कुछ महीनों बाद उनकी सब्जियां और अनाज अच्छी तरह उग जाते हैं। बहुएं खेत से सब्जियां निकाल रही होती हैं, तभी प्रियंका कुछ बीज अलग करने लगती है। दीदी, हमें कुछ बीज बचा कर रख लेने चाहिए। क्यों? कुछ समय पहले हमारे पास नए बीज खरीदने के पैसे भी नहीं थे, तो कितनी मुश्किल से इंतजाम हुआ था। अगर आगे भी कोई मुसीबत आई तो कम से कम अपनी खेती तो शुरू कर पाएंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। सभी बहुएं अलग अलग बीज सुखाकर कपड़ों की छोटी छोटी पोटलियों में भरने लगती हैं। गुफा के अंदर सभी लोग चुपचाप बहुओं की बात सुन रहे होते हैं। नेहा पोटली खोलती है। पहली उसमें टमाटर, बैंगन, मिर्च और दूसरी सब्जियों के बीज होते हैं। इसमें सब्जियों के बीज हैं। उसमें आम, पपीता और दूसरे फलों के बीज होते हैं। इसमें फलों के बीज हैं। इसमें ज्वार, बाजरा और गेहूं हैं। इसमें सरसों के बीज हैं। और इसमें चना, मूंग और दूसरी दालों के बीज हैं। बेटा, जब अपना ही घर नहीं बचा तो ये बीज कहाँ काम आएंगे? नहीं मम्मी जी, ये जरूर काम आएंगे। तभी गुफा के बाहर कदमों की आवाज सुनाई देती है। पांचों बेटे वापस लौट आते हैं। उनके हाथों में कुछ जंगली सेब और दूसरे फल होते हैं। बस यही मिला जंगल में। बच्चों, आज यही खाकर रात गुजारनी पड़ेगी। बच्चे भूखे होने की वजह से जल्दी जल्दी फल खाने लगते हैं। पांचों बहुएं बच्चों को अपनी गोद में लिटाकर सुलाने लगती हैं। गुफा के अंदर सभी लोग बैठे बैठे रात बिताते हैं। धीरे धीरे सुबह हो जाती है। गुफा के बाहर पक्षियों की आवाज आने लगती है। सभी लोग बहुत थके और कमजोर दिखाई दे रहे होते हैं। अभी हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो फिलहाल हमें यहीं रहना होगा। हाँ दीदी, चलो पहले गुफा की साफ सफाई कर लेते हैं। पांचों बहुएं और बेटे पेड़ों की टहनियां तोड़ कर लाते हैं। उन टहनियों पर बड़े बड़े पत्ते लगे होते हैं। वो उन्हें झाड़ू की तरह इस्तेमाल करके गुफा साफ करने लगते हैं। गुफा बहुत बड़ी होती है और अंदर काफी मिट्टी और सूखे पत्ते पड़े होते हैं। कुछ देर बाद सभी लोग प्यास से परेशान होने लगते हैं। उनके पास पानी बिल्कुल नहीं होता। अगर पानी नहीं मिला तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तभी पांचों बहुएं जंगल में पानी ढूंढने निकल जाती हैं। वो झाड़ियों के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। दूर उन्हें बहते पानी की आवाज सुनाई देती है। डैम का पानी अब जंगल की सूखी नदी से मिल चुका होता है। जो नदी पहले सूखी पड़ी थी उसमें अब साफ पानी बह रहा होता है। अरे देखो पानी, जल्दी करो। सभी बहुएं नदी के पास पहुंचकर जल्दी जल्दी पानी पीने लगती हैं। ठंडा पानी पीते ही उनके चेहरों पर राहत आ जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे जान वापस आ गई। तभी प्रियंका की नजर एक बड़े पेड़ के सूखे गोल हिस्से पर पड़ती है। वो पेड़ का खोखला तना होता है। देखो, इसमें पानी भर सकते हैं। वो पेड़ के खोखले गोल तने में पानी भर लेती हैं। फिर सभी बहुएं सावधानी से उसे उठाकर गुफा की तरफ लौटने लगती हैं। गुफा में पहुंचते ही सभी लोग जल्दी जल्दी पानी पीते हैं। अब जाकर सांस में सांस आई, वरना हम तो प्यास से ही मर जाते। दिन धीरे धीरे बीतने लगते हैं। कमला देवी का परिवार अब जंगल की उसी बड़ी गुफा में रहने लगा होता है। रोज सुबह पांचों बेटे जंगल से फल तोड़कर लाते हैं और सभी लोग वही खाकर गुजारा करते हैं। बच्चे भी अब धीरे धीरे जंगल के माहौल में ढलने लगे होते हैं। पांचों बहुएं जो भी फल खाती उनके बीज अलग करके संभाल कर रख लेती। इन्हें फेंकना मत, आगे काम आएंगे। एक दिन पांचों बहुएं गुफा के पीछे वाले हिस्से में खड़ी होती हैं। वहां से नदी के बहने की हल्की आवाज आ रही होती है। जब हमारी गुफा के पीछे ही नदी बह रही है तो क्यों ना हम गुफा के अंदर पानी का रास्ता बना ले। अंदर पानी? हाँ, अगर थोड़ा पानी अंदर आने लगेगा तो हम यहाँ खेती भी कर पाएंगे। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन करेंगे कैसे? उसी समय दूसरी तरफ पांचों भाई बैठे चिंता में बात कर रहे होते हैं। हम कब तक ऐसे ही रहेंगे? हमें शहर जाकर कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। हाँ भाई, लेकिन यहाँ से शहर का रास्ता भी ठीक से नहीं पता। तभी पांचों बहुएं वहां आ जाती हैं। आप में से 2 लोग यहीं रुक जाओ, हमें मदद चाहिए। कैसी मदद? गुफा के पीछे नदी है, हम सोच रहे हैं वहां से पानी का रास्ता बनाकर खेती शुरू करें। ठीक है, तुम दोनों यहीं रुक जाओ, हम 3 लोग शहर जाकर देखते हैं। अगले ही पल 3 भाई शहर की तरफ निकल जाते हैं। बाकी 2 भाई और 5 बहुएं गुफा के पीछे वाले हिस्से में जुट जाते हैं। दोनों भाई बड़े पत्थर हटाने लगते हैं। वो लकड़ियों और पत्थरों से गुफा की दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। लगातार मेहनत करते करते उनके हाथ छिल जाते हैं। पता नहीं सच में पानी आएगा भी या नहीं। कोशिश करने में क्या जाता है। अचानक पत्थरों के बीच से पानी की छोटी धारा अंदर आने लगती है। अरे पानी आ रहा है। सभी लोग तेजी से
पत्थर हटाने लगते हैं। कुछ ही देर में नदी का साफ पानी लगातार गुफा के अंदर बहने लगता है। पांचों बहुओं की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। अब हम यहाँ खेती भी कर सकते हैं और नहाने का भी जुगाड़ हो गया। गुफा के पीछे की मिट्टी थोड़ी गीली और उपजाऊ हो जाती है। पांचों बहुएं वहां सब्जियों, फलों, ज्वार, बाजरे, सरसों और दालों के बीज बोने लगती हैं। दूसरी तरफ शाम के समय तीनों भाई थके हुए वापस लौटते हैं। अरे आज तो बस शहर का रास्ता ही ढूंढ पाए, कोई काम हाथ नहीं लगा। 2-3 दिन और बीत चुके होते हैं। अब पूरा परिवार उसी एक एक जोड़ी कपड़ों में रह रहा होता है जिन्हें वे गांव से भागते समय पहन कर आए थे। लगातार काम करने और गर्मी की वजह से सभी के कपड़ों से पसीने की बदबू आने लगी थी। बच्चे भी अपने मैले कपड़ों में बैठे होते हैं। दीदी, यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत अब कपड़ों की हो रही है। क्यों? देखो ना, कपड़ों में से कितनी गंदी बदबू आ रही है। अभी तो सिर्फ 2-3 दिन ही हुए हैं। हाँ, बात तो सही कह रही हो। सभी लोग यहीं एक कपड़ा पहने हुए हैं। उसी समय पांचों बहुएं नदी के किनारे पानी भरने जाती हैं। उन्होंने लकड़ी को खोखला करके छोटी छोटी बाल्टियां बना ली होती हैं और उन्हीं से पानी भर रही होती हैं। तभी बहते पानी के साथ एक कपड़े की पोटली उनकी तरफ आती दिखाई देती है। अरे ये क्या बह कर आ रहा है? जल्दी डंडी से रोक लो, नहीं तो बह जाएगी। गौरी लंबी लकड़ी की डंडी से उस पोटली को रोककर धीरे धीरे किनारे खींच लेती है। सभी बहुएं उत्सुकता से उसे खोलने लगती हैं। जैसे ही पोटली खुलती है, सभी की आंखें चमक उठती हैं। अंदर बच्चों और बड़ों के कई कपड़े रखे होते हैं। अरे इसमें तो कपड़े हैं। भगवान ने हमारी सुन ली। सभी बहुएं खुश होकर कपड़े देखने लगती हैं। लेकिन दीदी, हम ऐसे किसी के कपड़े कैसे पहन सकते हैं? अरे यार, अभी जो मिला है उसी से काम चलाना पड़ेगा। हाँ, पहले इन्हें धो लेते हैं, कल तक सूख जाएंगे तो इन्हें पहन लेंगे। सभी बहुएं कपड़ों को लेकर गुफा में वापस आ जाती हैं। गुफा के अंदर उन्होंने 2 पत्थरों के बीच एक लंबा तार बांध रखा होता है। बहुएं बहते पानी के पास बैठकर सारे कपड़े धोने लगती हैं। बच्चे भी उत्साह से मदद कर रहे होते हैं। मम्मी, ये वाला कपड़ा कितना सुंदर है। हाँ बेटा, अब तुम साफ कपड़े पहन पाओगे। धोने के बाद वो सारे कपड़े गुफा के अंदर लगे तार पर सुखा देती हैं। गुफा में रंग बिरंगे कपड़े हवा में लहराने लगते हैं। अगली सुबह कपड़े पूरी तरह से सूख चुके होते हैं। सभी लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। इतने दिनों बाद साफ कपड़े पहनकर सबके चेहरे खिल उठते हैं। आज तो जान में जान आ गई। बच्चे खुशी खुशी इधर उधर घूम रहे होते हैं। कमला देवी भी साफ साड़ी पहनकर मुस्कुरा रही होती हैं। बेटा, तुम लोगों ने तो इस गुफा को सच में घर बना दिया। गुफा के अंदर अब साफ सुथरे कपड़े होते हैं। अगले दिन फिर तीनों भाई सुबह सुबह शहर के लिए निकल जाते हैं। पीछे गुफा में पांचों बहुएं अपनी छोटी सी खेती को पानी दे रही होती हैं। उनकी आंखों में बस एक उम्मीद होती है, आज नहीं तो कल फसल जरूर उगेगी। अगले दिन शहर में तीनों भाइयों को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी का काम मिल जाता है। कोई सीमेंट की बाल्टी उठा रहा होता है, कोई ईंटें जमा रहा होता है। अरे भाई, जल्दी जल्दी काम करो। पूरा दिन मेहनत करने के बाद शाम को उन्हें थोड़े पैसे मिल जाते हैं। कम से कम आज खाने का इंतजाम हो गया। तीनों भाई शहर से थोड़ा आटा, चावल और कुछ सब्जियां लेकर गुफा में लौटते हैं। सभी लोग साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। आप लोगों को काम मिल गया? हाँ, लेकिन अभी घर लेना बहुत मुश्किल है। शहर में घर लेना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत खर्चा है। अब रोज तीनों भाई शहर में मजदूरी करने जाने लगते हैं। दूसरी तरफ बहुएं गुफा को रहने लायक बनाने में जुट जाती हैं। मम्मी जी, जब हमें कुछ दिन यहीं रहना है तो क्यों ना इसे अच्छा बना ले। क्या करेगी बेटा इस गुफा में? जब हम यहाँ खेती और पानी का जुगाड़ कर सकते हैं तो बाकी सब भी कर सकते हैं। मेहनत करेंगे तो सब हो जाएगा। रात को गुफा के बाहर घना अंधेरा फैल जाता है। दूर जंगल से किसी जंगली जानवर की डरावनी आवाज सुनाई देती है। हवा हुआ हाँ हाँ। सभी लोग डरकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। मशाल जल रही होती है, लेकिन फिर भी सबके मन में डर बना रहता है। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कौन सा जानवर है। कहीं कोई हमें नुकसान ना पहुंचा दे। हमें इस जंगल को अपनाना पड़ेगा, तभी ये जंगल हमें अपनाएगा। अगर हम ही डरेंगे तो बच्चों का क्या होगा? अगले ही दिन से पांचों बहुएं पूरी मेहनत के साथ काम में लग जाती हैं। सुबह होते ही वो जंगल से पेड़ों की सूखी डंडियां और मोटी लकड़ियां काट कर लाने लगती हैं। गुफा के अंदर अब हर दिन कुछ नया बनता दिखाई देता है। नेहा और गौरी मोटी लकड़ियों को बराबर करके सोने के लिए लकड़ी का बड़ा सा पलंग बनाने लगती हैं। दूसरी तरफ प्रियंका पेड़ के तनों को काट कर बैठने के लिए छोटी छोटी कुर्सियां बना रही होती है। देखना, कुछ दिनों में ये गुफा बिल्कुल घर जैसी लगने लगेगी। जंगल के एक हिस्से में बहुत सारी चिकनी मिट्टी पड़ी होती है। पांचों बहुएं उस मिट्टी को पानी में गूंथ कर बर्तन बनाने लगती हैं। अब बाजार से बर्तन खरीदने के पैसे तो है नहीं, इसलिए खुद ही बनाते हैं।
धीरे धीरे मिट्टी के घड़े, कटोरियां, प्लेट और खाना बनाने के बर्तन तैयार होने लगते हैं। गुफा के अंदर अब अलग अलग हिस्से बनने लगते हैं। एक कोने में सोने की जगह होती है, दूसरे कोने में छोटा सा रसोई घर, वहीं पास में पत्थरों के बीच बहते पानी के किनारे बर्तन धोने की जगह भी बना दी जाती है। गुफा के अंदर जो पानी लगातार बहता रहता है, उसी का इस्तेमाल सब लोग नहाने और बर्तन धोने में करते हैं। बहुएं पत्थरों पर बैठकर मिट्टी के बर्तन साफ कर रही होती हैं। दूसरी तरफ तीनों भाई रोज शहर जाकर मजदूरी करते हैं। बाकी दो बेटे घर पर रहकर अपनी पत्नियों की मदद करते हैं। एक शाम दीपक और मुकुल जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रहे थे, तभी अचानक झाड़ियों से एक सांप निकलकर दीपक के पैर में काट लेता है। आ सांप! सभी लोग घबराकर उसकी तरफ भागते हैं। जल्दी कपड़ा दो। नेहा तुरंत उसके पैर पर कसकर कपड़ा बांध देती है ताकि जहर ऊपर न फैले। तभी राघव छोटा सा चाकू गर्म करके जहर वाली जगह से थोड़ा खून निकालने लगता है। हिम्मत रखो भाई, कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ बहुएं लगातार काम करती रहती हैं। कभी लकड़ी उठाते समय किसी के हाथ में कांटा चुभ जाता है, तो कभी पत्थर उठाते हुए हाथ छिल जाते हैं। कांटा लग गया। प्रियंका तुरंत उसका हाथ पकड़कर कांटा निकाल देती है। थोड़ा सहलो दीदी, ठीक हो जाएगा। लगातार काम करते करते उनकी पुरानी चप्पलें भी टूट जाती हैं। अरे ये भी टूट गई। शिल्पा पेड़ की पतली डंडी तोड़कर चप्पल में फंसा देती है और उसे जोड़ देती है। लो, अभी कुछ दिन और चल जाएगी। सभी के हाथों और पैरों पर मेहनत के निशान पड़ चुके होते हैं। तुम लोग इतनी मेहनत मत किया करो, हम काम से आकर मदद कर देंगे ना। आप भी तो दिन भर मेहनत करते हो। एक दिन बहुएं जंगल में घर के लिए लकड़ी और सामान इकट्ठा कर रही होती हैं, तभी एक जहरीला कीड़ा शिवानी के हाथ पर काट लेता है। बहुत जल रहा है। थोड़ी देर में उसके हाथ पर लाल सूजन और एलर्जी हो जाती है। बाकी बहुएं तुरंत जंगल की जड़ी बूटियां पीसकर उसके हाथ पर लगा देती हैं। धीरे धीरे 1.5 महीना बीत जाता है। अब गुफा के अंदर से बिल्कुल घर जैसी दिखने लगी होती है। लकड़ी के पलंग, मिट्टी के बर्तन, छोटी सी रसोई, बैठने की जगह, सब कुछ बहुत सुंदर दिखाई देता है। अरे तुम लोगों ने तो गुफा को बिल्कुल घर बना दिया। अब यही हमारा ठिकाना है, तो इसे ही अपना सहारा बना लिया। पति दिन रात मेहनत करके थोड़े थोड़े पैसे जमा कर लेते हैं। आज शहर जाओ तो एक लालटेन और कुछ तार लेते आना, ताकि घर में रोशनी कर सके। उसी रात वो पुराने समय की तरह छोटी सी बिजली और रोशनी की जुगाड़ करते हैं। गुफा के अंदर लालटेन टांग दी जाती है। मशालों की रोशनी और लालटेन की हल्की लौ से पूरी गुफा चमकने लगती है। रात के समय गुफा अब छोटी किसी सुंदर घर जैसी दिखाई देती है। अरे बेटा, तुम लोगों ने तो उस गुफा में जान डाल दी। हमारी बहुएं इतनी कलाकार है, हमें तो पता ही नहीं था। मम्मी जी, इंसान अगर ठान लेना तो कुछ भी कर सकता है। इसी मेहनत के बीच उनकी खेती भी धीरे धीरे हरी होने लगती है। सब्जियों के छोटे छोटे पौधे उग आते हैं। कुछ पेड़ों पर फल भी आने लगते हैं। ज्वार और बाजरे की फसल भी तैयार होने लगती है। अब उनके पास आटे का भी इंतजाम हो जाता है। बहुएं अपनी उगाई हुई सब्जियां तोड़कर मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाती हैं। पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। रात को वो गुफा के चारों तरफ मशालें जलाकर रखते हैं ताकि कोई सांप या जंगली जानवर अंदर ना आए। अगर किसी को रात में बाहर जंगल की तरफ जाना पड़ता है तो हाथ में मशाल लेकर ही जाता है। बच्चे अब जंगल के जीवन को समझने लगे होते हैं। रात को बहुएं उन्हें पुराने समय की बातें समझाती हैं। जब पुराने जमाने में कुछ नहीं था, तब आदिवासी लोग भी ऐसे ही रहते थे। सच मम्मी? हाँ बेटा, मिट्टी के बर्तन, पत्थरों से आग जलाना, ये सब पुरानी चीजें हैं। बच्चे आश्चर्य से अपनी गुफा को देखते रहते हैं। अब वो गुफा सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि उनका नया घर बन चुकी होती है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। गुफा के पीछे बनी छोटी सी खेती अब पूरी तरह हरी भरी दिखाई देने लगती है। टमाटर, बैंगन, मिर्च, लौकी और दूसरी सब्जियां बड़े बड़े पौधों पर लटक रही होती हैं। पास में ज्वार और बाजरे की फसल भी हवा में झूम रही होती है। फलों के छोटे पेड़ों पर भी अब ताजे फल आने लगे होते हैं। बच्चे खुशी खुशी पेड़ों से फल तोड़कर खा रहे होते हैं। मम्मी देखो कितना बड़ा पपीता उगा है। धीरे तोड़ो बेटा, टूट ना जाए। गुफा के अंदर रसोई घर में बहुएं अपनी उगाई हुई ताजी सब्जियों से खाना बना रही होती हैं। मिट्टी के चूल्हे पर बर्तन चढ़े होते हैं और बाजरे की रोटियां बन रही होती हैं। अब तो आटे का भी इंतजाम हो गया। सभी लोग मिलकर ताजे फल और सब्जियां खाते हैं। अब उन्हें खाने की चिंता पहले जैसी नहीं रहती। शाम को तीनों भाई मजदूरी करके लौटते हैं। गुफा के अंदर लालटेन जलती और सजे हुए घर को देखकर वो मुस्कुरा देते हैं। अरे जितना काम हम बाहर जाकर करते हैं, उससे दुगना तो तुम लोगों ने इस घर को बनाने में लगा दिया। कोई बात नहीं, रहने का जुगाड़ तो करना ही था। अब उनकी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगती है। सुबह लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। पांचों बहुएं कपड़े धोती हैं, खेती संभालती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं। बच्चे गुफा के एक हिस्से में बैठकर पढ़ाई कर रहे होते हैं। मम्मी, ये सवाल कैसे होगा? ऐसे देखो बेटा, पहले जोड़ करो।
गुफा के अंदर अब अलग अलग कमरे जैसे हिस्से दिखाई देते हैं। एक तरफ लकड़ी के बेड लगे होते हैं जहां सब रात को आराम से सोते हैं। दूसरी तरफ रसोई घर में खाना बनता रहता है। गुफा के अंदर बहता साफ पानी अब उनके नहाने और बाकी कामों का हिस्सा बन चुका होता है। रात को बच्चे अपने अपने बेड पर लेटे होते हैं और बहुएं उन्हें कहानियां सुनाती हैं। बहुत पुराने समय में लोग जंगलों में ही रहा करते थे। और क्या उनके पास भी ऐसा घर होता है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। धीरे धीरे खेती इतनी अच्छी होने लगती है कि खाने के बाद भी बहुत सारी सब्जियां और फल बचने लगते हैं। एक दिन पांचों बहुएं बची हुई सब्जियों को देखते हुए आपस में बात कर रही होती है। इतनी सारी सब्जियां और फल बच रहे हैं। हाँ, अब तो जरूरत से ज्यादा उगने लगा है। तभी नेहा के दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना हम इन्हें शहर में बेच सकते हैं? बेच दे। हाँ, इससे कुछ पैसे भी आ जाएंगे। रात को सभी लोग खाना खाते समय बहुएं अपना आइडिया पतियों को बताती हैं। अगर आप लोग ये फल और सब्जियां शहर में बेचो तो अच्छी कमाई हो सकती है। बात तो सही है, हम मजदूरी छोड़कर यही काम कर सकते हैं। हाँ, तो 2 लोग सब्जियां बेच लेंगे और 2 लोग मजदूरी कर लेंगे, और एक आदमी घर पर रहेगा ताकि तुम लोगों की सुरक्षा भी बनी रहे। बस फिर तो ठीक है। कल से हम सारी सब्जियां और फल बड़े बैग में भरकर तैयार कर देंगे। सभी लोगों के चेहरों पर उम्मीद दिखाई देने लगती है। अब उन्हें लगने लगा होता है कि शायद ये गुफा सिर्फ उनका छुपने का ठिकाना नहीं बल्कि उनकी नई जिंदगी की शुरुआत बन चुकी है। अगली सुबह से ही 2 भाई शहर में सब्जियों का ठेला लगाना शुरू कर देते हैं। ताजी सब्जियां और फल देखकर लोग उनके ठेले पर रुकने लगते हैं। दूसरी तरफ बाकी 2 भाई पहले की तरह मजदूरी करते रहते हैं। उनकी उगाई हुई ताजी सब्जियां जल्दी बिक जाती हैं और धीरे धीरे अच्छी कमाई होने लगती है। भाई, तुम्हारी सब्जियां तो बिल्कुल ही ताजी है। जी, सुबह की तोड़ी हुई है। अब घर में राशन आने लगता है। चावल, दाल, तेल और दूसरी जरूरी चीजें धीरे धीरे जुटने लगती हैं। गुफा के अंदर अब पहले से ज्यादा खुशियां दिखाई देने लगती हैं। एक दिन शहर में सब्जियां बेचते समय चारों तरफ बड़े बड़े वांटेड के पोस्टर लगे दिखाई देते हैं। हर दीवार पर बिजली के खंभे पर एक ही आदमी की तस्वीर लगी होती है। अरे भैया, सुना क्या? ये बहुत बड़ा गुंडा है। हाँ, सरकार ने इसके ऊपर 50 लाख का इनाम रखा है। यह सुनकर दीपक और मुकुल एक दूसरे को देखने लगते हैं। क्या सच में? हाँ भैया, पुलिस ने खुद पोस्टर लगवाए हैं। 2-3 दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोपहर के समय वही गुंडा अपने चेहरे पर कपड़ा लपेटकर उनके सब्जी के ठेले पर पास आकर बैठ जाता है। लौकी कितना की दी? मुकुल दूसरी तरफ एक ग्राहक को सब्जी दे रहा होता है। तभी अचानक लौकी की नुकीली डंडी उस आदमी के चेहरे पर बंधे कपड़े में फंस जाती है। कपड़ा नीचे गिर जाता है और उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगता है। चारों भाई उसे देखते ही हैरान रह जाते हैं। वही पोस्टर वाला गुंडा उनके सामने बैठा होता है। दीपक धीरे धीरे पीछे हटता है और चुपके से पुलिस को फोन कर देता है। सर, वो आदमी यही है। बाकी तीनों भाई गुंडे को बातों में उलझाए रखते हैं। अरे भैया, आजकल शहर में बहुत गर्मी हो रही है ना। हाँ, बहुत। ये टमाटर ले जाओ, बिल्कुल ताजे हैं। कुछ ही मिनटों में पुलिस की कई गाड़ियां वहां आकर रुक जाती हैं। कोई भागने की कोशिश मत करना। पुलिस तुरंत गुंडे को पकड़ लेती है। आसपास भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अरे भाई, यही है वो गुंडा। अगले ही पल चारों भाइयों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहां उन्हें सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। तुम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। धन्यवाद सर। तभी मुकुल धीरे से पुलिस वाले से बात करता है। सर, हमें शहर में रहने के लिए छोटा सा घर चाहिए। अगर आपको कोई सस्ता सरकारी घर पता हो तो बता दीजिए। हाँ, एक सरकारी कॉलोनी है, वहां कोशिश करो। अगले ही दिन पूरा परिवार अपना सामान बांधने लगता है। गुफा के अंदर बने मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के बेड और लालटेन देखकर सभी की आंखें भर आती हैं। इसी गुफा ने हमें दोबारा जीना सिखाया। बच्चे भी उदास होकर अपने छोटे से खेत और पेड़ों को देख रहे होते हैं। मम्मी, क्या हम यहाँ फिर कभी आएंगे? हाँ बेटा, जरूर। तभी लोग गुफा से बाहर निकलते हैं। उनके चेहरों पर दुख भी होता है और खुशी भी, क्योंकि अब शहर में उनके पास अपनी छत होने वाली होती है। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार शहर के छोटे से घर में रहने लगता है। घर अच्छा होता है, बिजली होती है, पंखा होता है, लेकिन फिर भी सबको कुछ अधूरा सा महसूस होता है। अब न जंगल की ठंडी हवा होती है, न बहते पानी की आवाज, न रात की मशालें। पता नहीं क्यों यहाँ मन ही नहीं लगता। हाँ, सब कुछ होते हुए भी सब कुछ खाली लगता है। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। एक दिन पूरा परिवार फिर से जंगल की तरफ निकल पड़ता है। अब वो अपनी पुरानी गुफा के पास पहुंचते हैं तो सभी की आंखें चमक उठती हैं। गुफा अभी भी वैसे ही खड़ी होती है। उस रात पूरा परिवार फिर से वहीं रुकता है। लालटेन जलती है, बच्चे पुराने लकड़ी के बेड पर बैठते हैं और सभी लोग खाना खाते हैं। अब हमारे पास खाने के लिए सब कुछ है, रहने के लिए घर भी है, लेकिन इस गुफा वाले घर ने जो हमें दिया वो कोई और जगह भी नहीं दे सकती। सभी लोग चुपचाप अपनी उस गुफा को देखते रहते हैं जिसने उनकी सबसे मुश्किल घड़ी में उन्हें संभाला था।
क्या जो बहुएं कभी एक जोड़ी कपड़ों में रहती थीं, शहर की आरामदायक जिंदगी उन्हें पूरी तरह बदल पाएगी?